हाँ जी बेटा, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था स्टेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और क्वेश्चंस कर रहे थे उससे रिलेटेड। अब हम एटीपी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हेडिंग लिखिए एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड अननोन mass using moments. इस प्रिंसिपल पे आपको पता है ना, वो बीम बैलेंस तराजू इसी पे बेस करता है ना। बीम बैलेंस देखा हुआ तराजू जो होता है, तहरीक इंसाफ का निशान, वो इसी पे बेस करते हैं ना। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द अननोन मैस यूजिंग मोमेंट्स। जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है ये स्टिक और नोन लोड थ्रेड और मीटर रूल, नाइफ एज। बेटा मार्केट नहीं चल रही बिल्कुल। ये भी नहीं चल, देखो बिल्कुल ड्राई है। हाँ जी बेटा, अब मैंने फाइंड आउट करना है स्टिक का मैस, या मैंने फाइंड आउट करना है मीटर रूल का मैस। स्टिक छोड़ेंगे, मीटर रूल ही है। स्टिक है, मीटर रूल है। इसका मुझे मैस फाइंड आउट करना है। इसका मीटर रूल, आई हैव टू फाइंड द मैस ऑफ मीटर रूल। जी जनाब, क्या करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द मैस ऑफ मीटर रूल? अपैरेटस क्या क्या है? मीटर रूल है और नॉन लोड है, थ्रेड है, नाइफ एज है। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? What should be the first step? सबसे पहले ये जो मीटर रूल है ना, इसको नाइफ एज पे बैलेंस करेंगे। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मीटर रूल लिया, ये नाइफ एज रख दिया। नाइफ एज क्या होता है? पिवट। ये नाइफ एज बोलते हैं इसको, नाइफ एज। पहले सुनने पे लिखवाता हूं। तो नाइफ एज के ऊपर इसको बैलेंस करेंगे। जहां पे ये बैलेंस हो जाएगा वहां पे डॉट लगा देंगे, तो हमें क्या मिल गया? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वी विल बैलेंस द मीटर रूल ऑन द नाइफ एज एंड मार्क द डॉट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्या करूंगा? अब नाइफ एज को इधर नहीं रखना, कहीं और रखना है। तो मैं नाइफ एज को इधर शिफ्ट कर देता हूं, पिवट को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देता हूं। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा। आज बेटा, अस्सलाम वालेकुम, बैठिए प्लीज। जी बिल्कुल। अब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, आपने मार्क कर दिया है। अब ये गिर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक तरफ नॉन लोड हैंग करेंगे और अब इसको पिवट पे बैलेंस करेंगे। पहले विदाउट लोड बैलेंस किया था ना, ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया। उसके बाद क्या किया? यहां पे नॉन लोड हैंग कर दिया और पिवट को ऐसे एडजस्ट किया कि बैलेंस हो जाए। पहले स्टिक ली या रॉड लिया, मीटर रूल लिया, इसको बैलेंस किया, हो गया बैलेंस। उसके बाद यहां पे डॉट लगा दिया। फिर क्या किया? इसके साथ नॉन लोड हैंग कर दिया। अब नाइफ एज को यहां पे रखा, अब दोबारा बैलेंस किया। अब जब दोबारा बैलेंस हो गया है तो क्या रिकॉर्ड किया? ये डिस्टेंस रिकॉर्ड किया। ये डिस्टेंस है सपोज x, यहां से वेट एक्ट कर है, और ये डिस्टेंस मेजर किया, ये डिस्टेंस है y, और ये नॉन लोड है आपके पास, की वैल्यू है सपोज ये 10 न्यूटन है, लिखेगा नहीं भी, तो हम कह सकते हैं 10 इंटू वाई इज इक्वल टू w इंटू एक्स, कह सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, लोड की वैल्यू भी है, तो ये आ जाएगा ना। तो इस तरीके से अननोन लोड आ जाएगा। हम स्टिक का मैस फाइंड आउट कर लेंगे या मीटर रूल का मैस फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट टू फाइंड अननोन मैस। स्टिक का मैस हो सकता है, मीटर रूल का हो सकता है, कोई और अननोन मैस हो सकता है। तो उसमें हम मोमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स।
तो हेडिंग लिख ली, apparatus लिख लिया, तो लिखिए एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द मास ऑफ मीटर रूल हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल बैलेंस द मीटर रूल ऑन द पिवट और नाइफ एज। वी विल बैलेंस द मीटर रूल on the pivot ब्रैकेट में लिख सकते हैं नाइफ एज ऑन द पिवट और नाइफ एज टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टू फाइंड इट्स COG। हाँ जी, ये स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला एज शोन इन फिगर, इस फिगर को कह दो फिगर 1, ये डायग्राम से रिलेट कर दो, एज शोन इन फिगर 1। नेक्स्ट स्टेप, बना लो फिगर, जल्दी नहीं बने तो बनाओ, वेट करो, फास्ट। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप, मार्क द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद अ डॉट, मार्क द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद अ डॉट, mark the center of gravity with a dot. Next line, next step, hang the known load from one edge, hang the known load from the edge of the meter rule, hang the known load। अब स्टिक के साथ आपने यहां पे नोन लोड अटैच कर दिया और दोबारा इसको बैलेंस करना है। Hang the known load at the end of meter rule and again balance it on the knife edge. Hang the known load at the end of meter rule and again balance it on the knife edge as shown in figure 2. Figure 2, फिगर का F कैपिटल होता है, एज शोन इन फिगर 2। ये फिगर 1 थी ऊपर वाली, ये फिगर 2। हो गया। फिर क्या करेंगे, मेजर डिस्टेंस x एंड y, मेजर द डिस्टेंस x एंड y, मेजर एंड रिकॉर्ड डिस्टेंस x एंड y, मेजर एंड रिकॉर्ड डिस्टेंस x एंड y। measure and record distance x and y। अच्छा, इसका ये नोन लोड है, इस नोन लोड को क्या देते हैं W1 और ये अननोन लोड को बोल देते हैं W2। नोन लोड, ये क्या है, नोन लोड। उसके बाद लिखिए अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स टू फाइंड द weight of the meter rule, apply principle of moments to find out the weight of the meter rule, या नीचे बता दें क्या है जी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो लिख देंगे W2 इंटू एक्स इज इक्वल टू W1 इंटू वाई, ये है ना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। W इंटू दिस, W1 इंटू दिस, इक्वल कर देंगे ये वाला, W2 इंटू एक्स, W1 इंटू वाई, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ये दिखा दे। हमने तो वेट नहीं निकालना, हमने तो मैथ्स निकालना है। अब क्या करूं, डिवाइड बाय जी, तो वेट आ गया ना। टू फाइंड द मैथ्स विल यूज द रिलेशन W2 इज इक्वल टू mg। टू फाइंड द मैथ, हमने मैथ्स निकालना है ना, अभी तो वेट आया है ना बेटा, आपने तो वेट फाइंड आउट किया ना, W2 वेट फाइंड आउट किया है।
हमने मैस निकालना है तो उसको जी पे डिवाइड कर देंगे। तो मैस किसके इक्वल हो जाएगा? W2/G, W/G। टू फाइंड द मैस विल यूज द रिलेशन। ये तो था ना मीटर रूल का मैस। अगर आपसे कहा जाए इस डस्टर का मैस फाइंड आउट करें, आप क्या करेंगे? अगर मुझे इस डस्टर का मैस निकालना है या किसी मार्कर का मैस निकालना है और मैंने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट चूज करना है, तो यही स्टेप्स करूंगा। बस सिर्फ क्या कर दूंगा कि एक तरफ डस्टर हैंग करूंगा और एक तरफ क्या हैंग करूंगा? नोन लोड। यहां पे तो और पिवट को यहीं पे रखूंगा। मतलब अगर मुझे फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द अननोन मैस, मीटर रूल का नहीं, किसी चीज का, तो फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, बैलेंस कर दें। उसके बाद पता क्या होगा? इसकी एक साइड पे नॉन लोड हैंग करें, नॉन लोड, और दूसरी साइड पे अननोन, ऐसे हैंग करें कि ये सेंटर पे पिवट हो। पहला स्टेप क्या करेंगे? स्टिक को पिवट पे बैलेंस कर देंगे, उसके यहां पे डॉट लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? एक साइड पे अननोन लोड और एक साइड पे नोन लोड, इतने डिस्टेंस पे हैंग करेंगे कि बैलेंस हो जाए। और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो दोबारा वो यूज करेंगे, क्या? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर आपने किसी अननोन लोड निकालना है, मीटर रूल का नहीं निकालना, मीटर रूल का निकालना है तो फिर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पिवट को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अननोन लोड फाइंड आउट करना है तो बस इसको यहीं पे रखना है, एक साइड पे अननोन लोड, एक साइड पे नोन लोड, और बैलेंस कर दिया, उसी जगह पे बैलेंस करना है। लोड को आगे पीछे मूव करना है, पिवट को नहीं मूव करना, लोड को आगे पीछे मूव करना है ताकि बैलेंस हो जाए। और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉक। लिखवाऊंगी बस, सही है, क्लियर है ना? आ गया, गुड। ओके बेटा, मुश्किल क्वेश्चन करने लगे हैं। सबसे मुश्किल क्वेश्चन, हाँ भाई, मोमेंट का एक मुश्किल क्वेश्चन करते, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से इंशाल्लाह, ठीक है? अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। डाइविंग बोर्ड है बेटा, डाइविंग बोर्ड। डाइविंग बोर्ड, यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड, डाइविंग बोर्ड यूनिफॉर्म है। लेंथ कितनी है? 10 मीटर्स। मैस कितना है? 20 kg इसका। दो सपोर्ट से पड़ा हुआ है, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है। यूनिफॉर्म इसका ए बी नाम है। अच्छा, ये डिस्टेंस गिवन है आपको 2 मीटर्स। डाइविंग बोर्ड, यहां पे डाइवर खड़ा हुआ है एंड पे, और डाइवर ऑफ मैस 70 kg। सॉरी, हाँ, बंदा तो नहीं बना सकता जी बेटा। ये आपको समझ आया क्या चीज है? देखो यूं है ना, एक यूं हाथ इसे पकड़ा के ऐसे ऐसे, ठीक है? ये डाइविंग बोर्ड है, एक सपोर्ट ये है। खाली ये सपोर्ट होती ना, ये ना होता तो ये गिर जाएगा ना बंदे के वेट की वजह से यूं। तो उसको गिरने से रोकने के लिए जब ये हिस्सा नीचे होगा तो हिस्सा ऊपर होगा। यहां पे एक और सपोर्ट लगा दी। ये दो सपोर्ट्स है पी एन क्यू, इनका नाम देते हैं पी एन क्यू, 2 सपोर्ट्स। ये सपोर्ट है पी, ये क्यू। ये डाइवर खड़ा है यहां पे, डाइवर, ये डब्बा सा जो है, इसका मैस 70 kg है। करना क्या है? फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एट पी एंड क्यू। फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट पी एंड क्यू। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एट पी एंड क्यू। जी जनाब, स्टेप्स अप्लाई करें, सॉल्व करें। क्या हमारे स्टेप्स हैं? ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, एरोस
पिवेट, डिस्टेंस, टाइप, इक्वेशन। सबसे पहले सब बच्चे इस पे एरोज लगाएं, जितनी फोर्सेस उतने एरोज। इस डाइविंग बोर्ड पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनके एरोज लगाओ जरा। शाबाश मेरा बेटा। डाइविंग बोर्ड के बेटा कोने पे सपोर्ट बनानी थी, आपने थोड़ा आगे बना दी। ये बिल्कुल कोने पे सपोर्ट है, कॉर्नर पे, आगे नहीं है डाइविंग बोर्ड। उसको आगे काट दो, यूं करके ना क्रॉस कर दो आगे वाला पार्ट, बस डाइविंग बोर्ड यहाँ तक है। जी एरोज लगा लिए, लगाएं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक तो डाइविंग बोर्ड का वेट है ना, वो कहां से एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। कहां पर होगा सेंटर? 10 मीटर है ना, 5 मीटर होगा इससे, ऑलमोस्ट यहां पे कहीं पर। ये COG है। और कितना वेट है जी इसका? वेट कितना है? मैस 20 kg है, तो वेट कितना होगा? mg। जी को 10 से मल्टीप्लाई करें, इसका वेट कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन्स। गुड। और क्या है? बंदे का वेट कितना है? वेट बंदे का 70 kg है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया बेटा? 700 न्यूटन्स। और कौन सी फोर्सेस है? रिएक्शन फोर्सेस। यहां Q फोर्स कहां लग रही है? ऊपर है ना। और P फोर्स कहां लग रही है? नीचे। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीचे पुश कर रही है। खुद देखो अपने हाथ से, देखो ना, खुद देखो। ये पेंसिल इस मेरे फिंगर को नीचे पुश करेगी तो मेरे फिंगर इसको ऊपर पुश करेगी। अगर छोड़ूंगा तो ये इसको छोड़ूंगा तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा। ये ऊपर जो जाएगा तो ऊपर इस पॉइंट को P को ऊपर को पुश करेगा, तो P इसको नीचे जोर लगा रहा है। कपल नहीं, कपल होता तो इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्स, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है ये, ऑपोजिट है, पैरेलल है, बट दे आर नॉट इक्वल। ज्यादा वैल्यू P की है, इसकी Q की वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम है, दे आर नॉट इक्वल। हाँ भाई, एरोस समझ में आए कि नहीं आए? समझ में? दोबारा बताऊं कि क्लियर है? बेटी क्लियर है एरोस? ओके। एरोस हो गए ना, तो आपको पता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। एक इक्वेशन बन गई, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, तो अपवर्ड कौन से हैं? कौन सा एरो ऊपर को नजर आ रहा है आपको? Q, टोटल अपवर्ड। डाउनवर्ड कौन नजर आ रहा है? दिस, दिस एंड दिस। तो Q किसके इक्वल है? P प्लस 200 प्लस 500। जी बिल्कुल, तुम्हारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू P प्लस, एक इक्वेशन तो ये बन गई ना, और सॉरी ये 700 था और ये 900। आई एम सॉरी यार, क्या हो गया मुझे? ये 900 है, यू आर राइट। ये बेटा 700 है ना डाउनवर्ड, 700 प्लस 200 प्लस P, तो मैंने गलती से 5 लिख दिया था। तो Q टोटल अपवर्ड, टोटल डाउनवर्ड, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 900 है। यहाँ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? टोटल अपवर्ड इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड्स। अच्छा बेटा, अब क्या करें? एरोस हो गए, पिवट। जब दो अननोन फोर्सेज होती हैं तो किसको पिवट लेते हैं? किसी एक को। इसको पिवट ले लें। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट P, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट, या P को पिवट ले लें या Q को पिवट ले लें? तो मैंने P को पिवट ले लिया। मैं लेफ्ट साइड को पिवट लेता हूं, आसान होता है मेरे लिए। तो इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? क्या अज्यूम कर लिया? पिवट। एरोस हो गए, पिवट हो गया। अब डिस्टेंस करें जी। हर फोर्स का डिस्टेंस लिखें जरा साथ ब्रैकेट में। Q का डिस्टेंस ब्रैकेट में लिखें, 200 का न्यूटन ब्रैकेट में डिस्टेंस लिखें, और 700 का ब्रैकेट में डिस्टेंस लिखें, और देखिए कौन सा मोमेंट है, और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के इक्वल ट्राई करें। जल्दी प्लीज, फास्ट, डू इट योरसेल्फ। जी, ऑल फोर्सेस आर वर्टिकल, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होंगे। बहुत अच्छी बात है। कितना डिस्टेंस है इस पिवट से लेके Q फोर्स का? ये लिखा हुआ है ना, तो मैंने ब्रैकेट में 2 लिख दिया ताकि ढूंढना ना पड़े। इस पिवट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना डिस्टेंस है? 5। कैसे पता चला? टोटल 10 है ना, 10 का आधा 5, ब्रैकेट में लिख दिया 5, ढूंढना ना पड़े। और इस पिवट से डाइवर का कितना डिस्टेंस है? 10। जबरदस्त भाई, शाबाश, 10। गुड। अच्छा, कौन सी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है? कैसे चेक करते हैं? पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में पुश या पुल करते हैं। हाँ जी, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ा। ये Q कैसे घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। और बाकी दोनों क्या है? देखो,
इस पिवट वाली जगह पे कोई चीज घूम सकती है और आप नीचे खींच रहे हो, नीचे खींचोगे नीचे तो ये क्लॉकवाइज जाएगा और ये भी क्लॉकवाइज होगा। अब लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अप्लाई करें जरा, क्या बन गया? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। हाँ जी, 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 200 इंटू 5 प्लस 700 इंटू 10, 7000 प्लस 1000, 8000 डिवाइड बाई 2 तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 4000 न्यूटन्स। अब पी कैसे आएगा? पी कैसे आएगा? यहां पे डाल इसी को में, ओके, माइनस कर देंगे, यहाँ डालें, यहाँ क्यू की वैल्यू डालें। क्यू क्या हो गया? क्यू की जगह पे आ गया, क्यू है ना, क्यू इज इक्वल टू व्हाट? पी प्लस 900। क्यू की जगह आ गया 4000, पी प्लस 900 जाके माइनस हो गया, तो पी कितना हो गया? 3100 न्यूटन्स। तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। जरा गौर करें वैल्यूज पे, क्यू कितने जोर लगा रहे हैं? 4000 न्यूटन्स। और पी कितना लगा रहा है? प्लैंक का वेट कितना है? 700 न्यूटन। और प्लैंक का वेट 200 न्यूटन। बंदे का वेट कितना है? 700 न्यूटन। 900 न्यूटन उठाने के लिए आपको कितनी जोर लगाना पड़ रहा है? यहां से 4000 न्यूटन्स। क्यों? क्योंकि हम मिडल से नहीं उठा रहे, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं उठा रहे, हम साइड से उठा रहे हैं। कभी आप टेबल पे बैठे हो, डाइनिंग टेबल पे, और ट्रे आगे शिफ्ट करें, अगर आप ट्रे को नीचे से पकड़ते हैं ना, बिल्कुल दरमियान से, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, जरा कोने से पकड़े यूं करके। देखो, अगर मैं पेन को यूं पकड़ता हूं ना, तो आपको उतना ही वेट लगाना पड़ेगा जितना इसका है। लेकिन अगर यूं प्लेट को यूं पकड़ के किसी आगे करते हैं, डोंगे को, ट्रे को, कितनी जोर, मुश्किल हो जाती है ना। तो वही ना, क्योंकि जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका डिस्टेंस कम होता है ना, आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसलिए इस बेटर कि जब भी हमने कहना तो दोनों हाथों से पकड़े या नीचे से ट्रे को शिफ्ट करके दें, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स लगाएं। साइड से लगाएंगे तो वही सीन होगा। 700 न्यूटन उठाना है, 4000 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। 4000 न्यूटन ऊपर, इधर से नीचे, तो इतना मुश्किल है। अच्छा, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ऑन नहीं है, असाइनमेंट है आपके पास? अच्छा, वो आपके तो एमसीक्यू वाली होगी ना। कैमरा स्टॉप करके ना, तो ले जाओ, पॉज कर, बीच में ये आएगा, दोनों बोर्ड्स के दरमियान में है। अ बिल्डर नीड्स टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वुड। अ बिल्डर नीड्स टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ वुड। ही प्लेसेस 50 सेंटीमीटर मार्क ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑन द पिवट सो दैट द रूल बैलेंसेस। ये मीटर रूल है और 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है ना, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस हो रहा है। मिडल में है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीटर रूल होता है 100 सेंटीमीटर का, तो मिडल में पिवट हो रहा है। ही देन प्लेसेस द क्यूब ऑन द रूल विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली अबव 75 सेंटीमीटर। ये 75 सेंटीमीटर पे एक क्यूब रख दी, जो हम कर रहे थे आज अननोन लोड फाइंड आउट करने का। अ mass of 0.05 kg is moved along the rule until its balance is restored. इस पिवट पे ये यहाँ पे रखा और उसको आगे पीछे मूव किया कि ये बैलेंस हो जाए। तो जब उसको 10 सेंटीमीटर पे रखा इतने मैस को, तो ये बैलेंस हो गया। नजर आ रहा है आपको डायग्राम में। दिस इज शोन इन फिगर 1.1। क्लियर? पूछ क्या रहा है आपसे? डायग्राम बना लो, अगर नोट्स है तो निकाल, अपनी असाइनमेंट निकाल लो। द रूल इज बैलेंस्ड when the 0.05 kg is 10 centimeter mark. Calculate the mass of cube. इस क्यूब का मैस निकालना है जनाब। हाँ जी, इस क्यूब का मैस निकालना है जी। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? मैस। क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है, एक इसका वेट एक्ट कर रहा है, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। ये तो बैलेंस हो जाएंगे ना, मतलब ये तो इनका तो मोमेंट जीरो हो जाएगा ना। ये दोनों पिवट से पास कर रहे हैं, ना भी ड्रॉ करें चलेगा।
और एक ये वेट एक्ट कर रहा है, इसका वेट mg। अच्छा, इसको मैं कहता हूं बेटा, मैं इसको पता क्या कहता हूं, इसके वेट को मैं बोल रहा हूं m1g और इसके वेट को बोल रहा हूं मैं m2। वेट होता है ना mg, ये तो फाइंड आउट करना है आपने, m फाइंड आउट करना है। पहले mg की वैल्यू आएगी तो mb आ जाएगा। अच्छा, इसका वेट आप निकाल सकते हैं 0.05 इंटू 10, कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन्स। डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक बेटा, ये 50 लिखा हुआ है और ये 10 लिखा हुआ है, ये कितना डिस्टेंस है यहां तक बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है? यू आर राइट, यहां से लेके यहां तक 50 है ना, 10 उड़ा दें, ये डिस्टेंस 40, ब्रैकेट में 40 लिख दें। और यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? ये 50 लिखा हुआ है, ये 75 लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 75 माइनस 50, 25 लिख दें ब्रैकेट में। सही है। ये कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। और ये कैसे घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना बन रहा है? ये m1 g की वैल्यू डाल सकते हो आप साथ, m1 इंटू जी कितना है? आप चाहो तो इसके साथ लिख सकते हो m1 इंटू 10 इंटू 25, जी की जगह इसकी वैल्यू डाल सकते हो, या पहले इसका वेट निकाल लो। अगर आपको ये पसंद नहीं है ना, आप इसको जस्ट ऐसे लिख लें w1, इसको वेट कह रहे हैं w1, m नहीं लिखना चाहते w1 इंटू 25 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 40। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 0.5 इंटू 40 ओवर 25, 0.8 आ रहा है, 0.8 न्यूटन्स। हमें मैथ चाहिए, 10 पे डिवाइड कर देंगे बेटा, ये तो वेट आया ना, हमें वेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए इसका? मैथ। तो आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है? ये चीज किसके इक्वल होती है? mg इज इक्वल टू 0.8, m निकालना है ना, g की वैल्यू कितनी है? तो ये एक जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैथ कितना आ जाएगा? 0.08 किलोग्राम्स। तो हमने मैथ गिवन था, वेट निकालना है। यहाँ पे सॉरी वेट आ गया था, यहाँ पे वेट आया था, फोर्स आई थी, तो उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया 10 पे डिवाइड करके। सही है? मुश्किल है? इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, आगे कहते हैं द क्यूब हैज वॉल्यूम दिस मच, डिटरमिन द डेंसिटी। अब आपको मैथ्स पता है, उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको? पढ़ा था डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होते हैं मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है? 0.08, वॉल्यूम कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर, ये -4 है। अच्छा, पर मीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया तो आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा बेटो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कैमरे में ये नजर आ रहा है हारिस? ओके, द ब्लॉक ऑफ वुड in 1.1 will be balanced on a horizontal table. The block of wood in figure 1.1 will balance on a horizontal table. ये block of wood है. If the block is tilted slightly clockwise about AB, अगर आप इसको tilt करें ना AB लाइन के क्रॉस, इस तरह यूं tilt करें तो गिर जाएगा. If the block is clockwise AB, it returns to its original position. नहीं गिरेगा नहीं. जब रिलीज करेंगे, थोड़ा आगे करके रिलीज करेंगे तो वापस आ जाएगा. On figure 1.1, mark with the letter G with the center of gravity might be. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? ऑलमोस्ट
कहाँ पर होगा? देखो बेस तो ये है ना, यहाँ पे कहीं पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यूं बनाओगे तो लाइन ऑफ एक्शन तो पिवट से राइट पे हो जाएगा ना, तो थोड़ा उस साइड पे बना दें, यहाँ पे कहीं पे, ताकि इसका जो स्ट्रेट लाइन भी बनाएंगे तो ये सपोर्ट के लेफ्ट साइड पे रहे, ठीक है? तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पर होगा। लाइकली पोजीशन बतानी है अंदाजे से। आगे कहते हैं स्मॉल मैसेज आर एडिड टू द टॉप PQRS ऑफ द ब्लॉक। इसकी टॉप सरफेस के ऊपर स्मॉल मैसेज है लगती है आपने, यहां पे इसकी छत के ऊपर मैसेज रखने शुरू कर दिए। ठीक है, नीचे डायग्राम बना हुआ, ऑन फिगर हो गया। स्मॉल मैसेज आर प्लेस्ड, नीचे डायग्राम बना हुआ है, सॉरी नीचे, ठीक है, यहां पे स्मॉल मैसेज रख दिए। ऑन फिगर 1.2 ड्रॉ अ लाइन, एक मिनट, स्मॉल मैसेज आर एडिड ऑन द ब्लॉक अंटिल इट इज जस्ट अबव टॉपल ओवर। जस्ट अबव टॉपल ओवर कब होता है? जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट सब पिवट से गुजर रहा होता है। कल पढ़ा था ना आपने, जस्ट टू टॉपल ओवर कब होता है? जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट कहां से गुजर रहा होता है? पिवट से गुजर रहा होता है। अच्छा, ऑन फिगर 1.2 शो द साइड व्यू ऑफ द ब्लॉक। ऑन फिगर 1.2 ड्रॉ अ लाइन along which द सेंटर ऑफ मास विल लाई। अब सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? किस लाइन के अलॉन्ग? तो मुझे पता है कि वेट रखने से जैसे जैसे यहाँ पे वेट रखते जा रहे हैं ना, पहले जब वेट नहीं था तो इसका सेंटर ऑफ मास ये था, वेट की लाइन ये पास कर रही थी। जब आप यहाँ पे वेट रखते जाएंगे ना इस साइड पे, तो इस साइड पे मैसेज रख रहे हैं ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट होता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा, और जब जस्ट टू टॉपल ओवर है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट कहाँ से गुजरा है? इधर से, जस्ट टू टॉपल ओवर। तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो गया है, और अब जरा सा भी लोड तुम रखोगे तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पिवट से राइट पे आ जाएगा सपोर्ट के, तो ये टॉपल कर जाएगा। तो ये पॉइंट है। तो जब व्हेन इट इज जस्ट टू टॉपल ओवर तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बिल्कुल यहां से गुजरा है, यहां से कोने से गुजरा है, वर्टिकली बिल्कुल कोने से गुजरा है, इस लाइन पे लाई करता है वो। बेटा आपको पता है ना, जैसे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे कहीं पर होता है, अगर मैं यहाँ पे डंबल पकड़ लूंगा इस साइड पे तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर हो जाएगा इस साइड पे, और ज़्यादा पकड़ूंगा यूँ टॉपल हो जाऊंगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाँव से भी इधर हो जाएगा। अभी मैं यूँ खड़ा हूँ, देखो मैं यूँ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा रहता हूँ, मैं आगे झुकता हूँ ना, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जब तक टो से आगे जाएगा ना, मैं आगे नहीं झुक सकता, मैं आगे क्यों कह रहा हूँ मैं आगे? जब आप टॉपल होते, जब टर्न होते जा रहे हैं तो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट भी आगे जाता जा रहा है, पाँव मेरी टो जो है ना मेरा पिवट बन जाएगा, तो आगे जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आगे नहीं होगा, अब मैं गिर रहा हूँ, जाके करना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे आप लोड रखते जा रहे हैं, जब लोड नहीं था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, लोड राइट पे रखे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ 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 हो गया, अभी तक इक्विलिब्रियम है, अभी तक बैलेंस्ड है। अब थोड़ा सा भी लोड और रखोगे तो सेंटर ग्रेविटी इधर शिफ्ट होने से लाइन ऑफ एक्शन सपोर्ट से आगे निकल जाएगा, तो ये टॉपल कर जाएगा। कल वाले लेक्चर से रिलेटेड है। अच्छा भी नेक्स्ट फिगर 1.3 शोज टू वेज यूजिंग लैब रिटॉर्ट स्टैंड। ये ज्यादा स्टेबल है कि वो ज्यादा स्टेबल है? ए ज्यादा स्टेबल है कि बी ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली ए। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये सपोर्ट्स के दरमियान से गुजरा है, वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पे जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है सपोर्ट से बाहर हो गया है, तो ये टॉपल कर सकता है। ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करे? एंटी क्लॉकवाइज। और इसका वेट कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करे? क्लॉकवाइज। तो अगर आप थोड़ा आगे कर दोगे या इसका वेट कम होगा तो ये गिर जाएगा। अगर आपको कभी ऐसे रखना हो तो फिर आप यहाँ लोड रखते हैं, लोड, ताकि ना गिरे। पता है आपको? नेक्स्ट हो गया। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं। फिगर 2.1 shows a hinged rail fence, hinged rail in a fence. The rail has to be lifted vertically in order to let people through. ओके, इसको ऊपर करेंगे, इस हिंज पे घूम सकती है ट्रैप डोर की तरह। हाँ, कहता क्या है? ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ एन एरो टू शो द पोजीशन
On figure 2.1, draw an arrow to show the position and direction of the smallest force that would be needed to begin to raise the rail. On figure, draw an arrow to show the position and direction of the smallest force that would be needed. किस जगह पे फोर्स लगाएं? आपको कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी इसको खोलने के लिए. किस जगह? अपवर्ड होनी चाहिए और किस कोने पे? मैक्सिमम दूर. आपका मोमेंट आर्म पिवट है ना, यहां पे घूम सकता है, तो मैक्सिमम दूर यहां पे कोने पे ऊपर को. मिनिमम फोर्स तब लगेगी जब आपका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा. आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी. बड़े स्पैनर से खोलना आसान होता है ना चीजें, उसका मोमेंट आर्म बड़ा होता है, तो पिवट से जितना मैक्सिमम दूर से खोलेंगे इजी होगा. यहां से खोलेंगे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो ये मिनिमम फोर्स ये है, यहां पे लगानी पड़ेगी ऊपर को. आगे कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट फिजिक्स फॉर द टर्म टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स क्या होती है? फोर्स, वर्क डन, मोमेंट, मूवमेंट, ऑब्वियसली मोमेंट. अच्छा, सी पार्ट. सजेस्ट वन वे द डिजाइनर ऑफ द फेंस could have reduced the force needed to lift the rail. क्या इसका डिजाइन करे कि हमें कम फोर्स लगानी पड़े इसको उठाने के लिए? जी बिल्कुल, इसको उठाने के लिए कम फोर्स लगानी पड़े तो क्या कर सकते हैं? इसके साथ कोई और स्टिक लगा दें लंबी सी, यहां से फोर्स लगाएं तो और कम फोर्स लगाना पड़ेगा. और कम वेट की यूज कर लें, इसका वेट कम यूज कर लें, और यहां पे स्मूथ हो, फ्रिक्शन ना हो, इसकी ऑयलिंग करें, फ्रिक्शन ना हो. जितनी कम फ्रिक्शन होगी उतना कम फोर्स लगानी पड़ेगी. तो ज़्यादा अच्छा ये है कि इसके साथ इसको बड़ा कर लें, हमें कम फोर्स लगानी पड़े. जितना मोमेंट आर्म बड़ा होगा उतनी फोर्स कम लगानी पड़ेगी. तो बेटा हमने मोमेंट्स के बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी कर लिए और प्रैक्टिस भी कर ली. अब आप ये खुद ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस इंशाल्लाह हो जाएंगे. और हम मंडे को स्टार्ट करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ वाला चैप्टर. वो छोटा सा चैप्टर है इंशाल्लाह. थैंक यू स्टूडेंट्स. को स्टॉप कर दो.